बैलेंस करना सीखेंगे। क्यों बैलेंस करना सीखेंगे? देखिए अभी भी जो यहाँ पे देख रहे हैं हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल तो बनाया है। अभी हमको मालूम चल रहा है 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, और इधर पहुंचा है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन की इधर कमी हो गई है। मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। और दुनिया में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, वो अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? बैलेंस होती हैं। वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। जितना इधर हम अभिकारक लेंगे उतना ही इधर उत्पाद बनेगा। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लिए, ऑक्सीजन 2 लिए हैं, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 2 मिल गया, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन की मात्रा दोनों तरफ बराबर है, ये संरक्षित है इसका द्रव्यमान। ऑक्सीजन जो इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन कम हो गया, इसकी कमी हो गई है, मतलब इसका द्रव्यमान संरक्षित नहीं है। अब इसके द्रव्यमान को संरक्षित करने के लिए, बराबर करने के लिए हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। इस समीकरण में कमी आ गई। क्यों कमी आ गई? कमी इसलिए आ गई कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है। जब भी हम शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां आती हैं। वैसे ही यहाँ पे कमी आई है, और वो कमी क्या है? कमी है कि ये समीकरण जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन जो है हर अभिक्रियाएं करती हैं, पूरे ब्रह्मांड की कोई भी अभिक्रिया हो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी। तो अब क्या करेंगे? अब अभिक्रियाओं को हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लिखते हैं 2 तरह का समीकरण होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण। क्या क्या होता है? एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण। चलिए लिखते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण क्या करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। क्या कहलाता है? कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यही है बस कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण। आप चाहें तो इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अब ये द्रव्यमान संरक्षण क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी हम बताए हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है कि अभिकारक का जितना द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 kg पानी ले रहे हैं, 1 kg चीनी ले रहे हैं, तो मिलकर के 2 kg हो रहा है अभिकारक। 1 kg पानी, 1 kg चीनी मिलकर के अभिकारक की मात्रा 2 kg हो रही है। लेकिन जब शरबत बनेगा, उसको घोल देंगे तो शुगर का जो, चीनी का जो रस बन जाएगा, और वो रस कितना केजी होना चाहिए? 2 kg। कहाँ से कि अभिकारक कुल मिलाकर 2 kg लिए थे, तो उत्पाद भी कितना मिलना चाहिए? 2 kg। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यानी द्रव्यमान को संरक्षित रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो पालन करेगा वो संतुलित होगा, और जो नहीं करेगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन, वो कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण होगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। H2 और प्लस O2 गिव्स H2O। इसमें आपको दिख ही रहा है कि हाइड्रोजन इधर 2 ठे, हाइड्रोजन 2 ठे, ऑक्सीजन 2 ठे, ऑक्सीजन इधर 1 है। ऑक्सीजन की कमी है, और इसी कमी के कारण ये समीकरण जो है संतुलित नहीं है। किसके कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण। इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, इसी के कारण ये संतुलित नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हैं। अब चलिए हम समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण जिसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप इसका इंग्लिश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये क्या होता है? जब अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो है रासायनिक समीकरण संतुलित है। मतलब जितना अभिकारक लिए थे उतना ही उत्पाद उसमें दिख रहा हो।
इसमें क्या है, इसमें अभिकारक ज्यादा है और उत्पाद कम है। अब अगर ये ऐसा है समीकरण तो इसको हम सुधारेंगे। हम कहें से कि इसको बनाए हैं, अपने विधि से बनाए हैं ताकि हम अभिक्रिया को बहुत छोटे से रूप में लिख सकें। और ये लिखने के लिए हम क्या किए हैं, इस समीकरण को बनाए हैं, और जो समीकरण में कमियां हैं उसको हम सुधारते जाएंगे और तब तक सुधारेंगे जब तक ये समीकरण जो है पूरे अच्छे तरीके से ठीक ना हो जाए। हालांकि कोई भी चीज़ पूरा अच्छा तरीका से ठीक नहीं होता है, लेकिन जितना सुधार सकते हैं, सुधारा जा सकता है, उतना सुधारेंगे। तो अब क्या करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब कि जितना अभिकारक लेंगे उतना ही उत्पाद मिलना चाहिए। तो चलिए लिख लेते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, जो द्रव्यमान संरक्षण के, ऐसा रासायनिक समीकरण लिखिए, सही रहेगा थोड़ा, ऐसा रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप इसका चाहें तो दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। ठीक, आप इसका चाहें तो दूसरा डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जिस ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात एक ही है, दोनों का बात एक ही है। इसमें एग्जाम्पल पहले लिखिए। देखिए, पहले से इक्वेशन जो है, कोई कोई इक्वेशन बैलेंस होता है और कोई कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है। जैसे हम कहें कि यहाँ पे ले लीजिए आप AgNO3 प्लस KCl, ये अभिक्रिया है। अगर ये अभिक्रिया होगी तो ये अभिक्रिया कैसे होगी KNO3 प्लस AgCl, ये अभी हम प्रेसिपिटेट वाले में भी आपको बताए हैं। ठीक, तो ये अभिक्रिया हुई। अब इसमें देखिएगा तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है, यानी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसे देखा जाता है, बैलेंस इक्वेशन, इसको ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए, इसको कैसे देखेंगे कि ये बैलेंस है इक्वेशन कि नहीं बैलेंस है। देखिए, बस परमाणुओं की संख्या गिनते जाइए। इधर Ag यानी कि सिल्वर का परमाणु कितना है, तो 1 है, ठीक है। इधर कितना है, पूरे अभी उत्पाद में कितना है, 1 है, ये भी ठीक है। नाइट्रोजन का कितना परमाणु है, इधर कुल मिलाकर 1 ही परमाणु है नाइट्रोजन का। इधर भी कुल मिला के कितना है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 ही है, यानी दोनों तरफ नाइट्रोजन और सिल्वर बराबर हो गए। ऐसे ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन इधर कुल मिला के दोनों में से मिला कितना है, इधर ही बस इसी में है 3 है, और इधर देखा जाए तो इसमें भी ऑक्सीजन बस इसी में है 3 ठे ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम जो है कि, यानी कि जो पोटेशियम है इधर देखा जाए तो 1 है, इधर भी देखा जाए तो 1 है, यानी ये भी बराबर है। क्लोरीन इधर 1 है कुल मिलाकर, इधर भी क्लोरीन कुल मिलाकर 1 ही है, यानी ये इक्वेशन जो है बैलेंस है। इसमें सभी परमाणुओं की संख्या, ईच एटम हैज इक्वल, यानी सभी जो परमाणु हैं वो क्या है, बराबर हैं। कहाँ तो अभिकारक और उत्पाद में। बोले है ना, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है तो इसलिए कभी कभार गड़बड़ा जाता है। ईच बोल सकते हैं, छोड़िए इंग्लिश नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जो परमाणु हैं वो दोनों तरफ बराबर हैं, बस इतना ही समझना है हमको। और दोनों तरफ अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है, अलग अलग परमाणुओं की संख्या बराबर है, ये इक्वेशन जो है बैलेंस है। ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अगर हम कहें कि ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस कीजिए, कहें से कि केमिकल इक्वेशन जो भी होता है वो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप हम लिखते हैं, मतलब जो हम रिएक्शन कराते हैं, जो अभिक्रिया कराते हैं उसी को लिखते हैं। और हम जानते हैं कि कभी भी ऐसी अभिक्रिया नहीं होती है जिसमें द्रव्यमान की हानि हो। द्रव्यमान जितना हम लिए रहते हैं अभिक्रिया कराने के लिए, उतना ही उत्पाद में भी द्रव्यमान हमको मिलता है।
लेकिन जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमको चूंकि इसमें लिमिटेशन होता है, और वो लिमिटेशन क्या होता है कि हम अभिकारक और उत्पाद को संकेत के रूप में लिखेंगे या सूत्र के रूप में लिखेंगे। जब ऐसा करते हैं ना तो ये जो बैलेंसिंग है ये बिगड़ जाता है, और इसी बैलेंसिंग को हम क्या करेंगे, सुधारेंगे। तो H2 + O2 गिव्स H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलाते हैं तो जल बनता है, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस कीजिए। कैसे बैलेंस करते हैं? गुणा करके, किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करके आप बैलेंस कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन को छूना नहीं है, हाइड्रोजन को अभी नहीं छूना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है इधर, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो अगर हम इधर 2 से गुणा कर दें तो इधर 1 ऑक्सीजन है, 2 1 2 ऑक्सीजन हो गया 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना करना है उससे गुणा कर दीजिए। देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है, इसे 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा कि नहीं? ऑक्सीजन 1 था और 2 1 2 यानी 2 ऑक्सीजन अब हो गया 2 से गुणा करने पे। लेकिन अब गड़बड़ा गया हाइड्रोजन। अब देखा जाए तो पहले से हाइड्रोजन 2 था और 2 से गुणा कर दिए, 2 × 2 कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक, अभी थोड़ा सा लाइट गया, अभी जलेगा लाइट, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए देखिए अभी वो जल जाएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, मतलब इधर 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर अभी भी 2 है। तो अब क्या करें कि इधर वाला हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। अगर इधर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब इधर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, इधर भी 4 इधर भी 4। अब देखिए अब सारा चीज मिला लीजिए। क्या मिलाएंगे, 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 है इधर, इधर देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 दूना 4, 4 गो हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन 2 1 2 यानी 2 है ऑक्सीजन। तो अब दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की मात्रा बराबर है। तो केमिकल इक्वेशन को ऐसे बैलेंस किया जाता है, और ये जो है अनुमान विधि है। अब आप कहेंगे कैसे गुणा किए हैं, किसमें कहाँ से कौन सी संख्या का गुणा करें? तो ये हमको अनुमान लगाना पड़ता है कि हम किस संख्या से गुणा करें कि ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। अनुमान विधि इसको बोलते हैं। सिंपल सा बात है, अनुमान लगा के इसको बैलेंस करना होता है। किसी भी संख्या से बस गुणा करना होता है और गुणा करके बैलेंस कर सकते हैं आप। ऐसे ही आप ले सकते हैं क्या, तो आप ले सकते हैं यहाँ पे ले सकते हैं Mg + O2, Mg + O2, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो इसमें देखिएगा तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है। मैग्नीशियम 1 है परमाणु इधर, मैग्नीशियम का इधर 1 है परमाणु। ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब इधर ऑक्सीजन की एक कमी हो गई, जैसे इसमें हुआ था वैसे इसमें हो गया, सेम वही चीज है। तो अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि 2 करने के लिए, ऑक्सीजन 2 करने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा। अगर हम 2 से गुणा कर दें तो इधर ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2 इधर भी है 2 इधर भी है। लेकिन अब मैग्नीशियम जो है पहले 1 था, इधर भी 1 था, मैग्नीशियम इधर 2 हो गया और इधर 1 हो गया। तो अब क्या करें, अब इधर 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे इधर 2 से गुणा करेंगे इधर मैग्नीशियम जो है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी मैग्नीशियम भी इधर भी 2 इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर 2। अब ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। समझ में आया? ऐसे ही बैलेंस करना है। हम कुछ आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, उसको आप बैलेंस कीजिएगा। जैसे कि जैसे CuCl2 + Zn, जब इसकी अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, ZnCl2 + Cu यानी कॉपर। ठीक, ये अभिक्रिया है, आप बैलेंस करिएगा। और कुछ अभिक्रिया दे देते हैं, जैसे सोडियम + क्लोरीन Cl2। क्लोरीन जो है अपनी कंपाउंड के रूप में रहता है, यौगिक के रूप में रहता है। तो क्लोरीन और सोडियम की जब अभिक्रिया होती है तो NaCl बनता है। ऐसे ही बैलेंस कर सकते हैं K + Cl2 = KCl। इन सभी इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये होमवर्क है यहाँ से यहाँ तक। ये आप बैलेंस कीजिएगा, कैसे बैलेंस करेंगे ये आप समझते हैं। ठीक, ऐसे ही आप यहाँ से देख सकते हैं CaO + H2O। ये जो है CaO
CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बनता है। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं और सभी इक्वेशन भी ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं Na+O2 NaO सोडियम ऑक्साइड, ठीक, Na2O ये बनेगा, ठीक, सोडियम ऑक्साइड। तो इसको भी बैलेंस करना है, Na2O। और आगे आप ले सकते हैं कोई भी ले सकते हैं, जैसे चलिए आयरन का क्या करा देते हैं, ऑक्सीकरण करा देते हैं। लोहा का जो है, लोहा में जब मूर्छा लगता है तो क्या होता है, देखिए O2 प्लस XH2। इसको आप यहीं पे बैलेंस कीजिएगा, वैसे हम लास्ट में इसको बैलेंस करके ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। Fe2O3 प्लस Fe2O3 इंटू XH2, ठीक, इसको बैलेंस कीजिएगा। इतना ही होमवर्क काफ़ी है, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए। अब हम इसको और अधिक सूचनाप्रद बनाएंगे और अधिक इंफॉर्मेटिव बनाएंगे इक्वेशन को। देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, अभी भी इस इक्वेशन में दिक्कत है। दिक्कत ये है, अभी तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करवाए हैं इस समीकरण को, अभी भी इसमें कमी है। और कमी ये है कि हमको इस समीकरण में ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो समीकरण है, इसमें जो हम पदार्थ लिए हैं वो किस अवस्था में है, कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन एक्वस फॉर्म में है, कौन प्रेसिपिटेट बन रहा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप कहाँ गैस बन रहा है, कहाँ हम हीट दे रहे हैं तब जाके अभिक्रिया हो रहा है, ऐसा कुछ हमको नहीं मालूम चल रहा है। जैसे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला रहे हैं और जल बन रहा है, इसके लिए बहुत एक्सेस अमाउंट में हीट चाहिए होता है। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तब पानी बनता है, और ये हमको मालूम नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके बैठे रहेंगे, कहेंगे पानी बनेगा, पिएंगे, बनेगा? कभी नहीं बनेगा। जब तक उसको हाइड्रोजन को जलाएंगे नहीं तब तक पानी नहीं बनेगा। और ये इक्वेशन हमको ये नहीं बता रहा है, तो इसलिए हम इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। चलिए अब इसको इंफॉर्मेटिव बनाएंगे और इसमें हम वो सभी इंफॉर्मेशन जोड़ेंगे जो हम इस समीकरण में लिख सकते हैं। जो भी हम लिख सकते हैं उसको सभी को इसमें लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप आशा है कि ले लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम इसमें रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनाप्रद बनाएंगे। तो हेडिंग लगाइए, रासायनिक समीकरणों को और अधिक सूचनाप्रद बनाना। रासायनिक समीकरणों को और अधिक सूचनाप्रद बनाना, और अधिक सूचनाप्रद बनाना। देखिए हम जो भी बनाए हैं शॉर्टकट तरीका अभिक्रिया को लिखने के लिए, उसमें बहुत सारी कमियां थी और वही कमियां हम सुधार रहे हैं अभी तक। अब सुधर जाएगा पूरा पूरा, उसके बाद भी कुछ कमियां रह जाएंगी। अधिक सूचनाप्रद बनाना, ठीक। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है। अगर कोई पदार्थ गैस है, अगर कोई पदार्थ जो है गैस है, तो उसके साइड में लिख दिया जाएगा गैस जी, और इसको कोष्टक में बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई पदार्थ जो है लिक्विड है, यानी कि क्या है, लिक्विड यानी कि तरल बोल सकते हैं, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, तरल और द्रव बोल सकते हैं। देखिए इसको द्रव लिखिए, द्रव को लिख सकते हैं एल से, जैसे कि पानी हो गया, ये तरल है, लिक्विड है। और एक चीज होता है घोल किसी चीज का, जैसे कि तरल हो गया, तरल का मतलब हो सकता है कि अल्कोहल में पानी मिलाया गया हो, जैसे लोग लेते हैं अल्कोहल का पैक बनाते हैं, तो हो सकता है अल्कोहल का पैक बनाया गया हो, तो वो तो घोल है ना, पानी और अल्कोहल का। तो घोल को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसी के लिए यहाँ पे तरल का यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्वस। AQ से दिखाते हैं। कभी भी समीकरण में दिखाना होगा तो इसको ऐसे दिखाएंगे। इसमें कोष्टक में लिख लीजिए जलीय घोल। कोई भी घोल होगा इसको AQ से दिखाएंगे। इतना हो गया। अब ठोस को दिखाना है, मान लीजिए ठोस को दिखाना है,
ठोस अगर कोई पदार्थ है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है कोई पदार्थ, जैसे चीनी पानी घोल रहे हैं तो चीनी ठोस है और पानी लिक्विड है, तो उसके लिए दिखाने के लिए अभिक्रिया में कैसे लिखेंगे, तो ठोस के लिए S लिख देंगे और उसको कोष्टक में बंद कर देंगे। वैसे ही अगर हीट है, हीट यानी उष्मा, उष्मा, अगर उष्मा को दिखाना है तो इसको छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे और ये त्रिभुज क्या है, तो ये त्रिभुज है डेल्टा, और ये कहाँ बनाएंगे, जस्ट तीर जो होता है उसके ऊपर बनाएंगे डेल्टा। ठीक, वैसे ही कोई उत्प्रेरक दिखाना है, उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक को भी तीर के ऊपर दिखा दिया जाता है, तीर के ऊपर उत्प्रेरक को दिखा दिया जाता है। और ये उत्प्रेरक क्या है, तो ये अभिक्रिया को उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है। उत्तेजित करने का मतलब, मान लीजिए दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, खूब तेज झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप जाके और ही भड़का दिए, अरे तुम्हारा एक कलियां सामानवा चुरा लिया था, मतलब और ज़्यादा उसको भड़का दिए तो और तेज झगड़ा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे उत्प्रेरक करता है। अभिक्रिया पहले से हो रहा था, अभिक्रिया पहले से हो रहा था, ये उत्प्रेरक जाता है तो और ही फास्ट अभिक्रिया को कर देता है, अभिक्रिया को और फास्ट कर देता है। तो अभिक्रिया के फास्ट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को दिखाना हो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कोई गैस बन रहा हो अभिक्रिया में और गैस का निकलना, गैस का निकलना, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन गैस निकल रहा हो, हाइड्रोजन गैस निकल रहा, तो उसको कैसे दिखाएंगे, उसके साथ ऐसे तीर लगा के उसको कोष्टक में बंद कर देंगे, मतलब इस अभिक्रिया में ये गैस निकल रही है। मान लीजिए किसी अभिक्रिया से क्लोरीन गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस जहरीली होती है, आप जाके अभिक्रिया ऐसे देख के कर रहे हैं खूब बढ़िया, और क्लोरीन निकल रहा है जहरीला आपके अंदर जा रहा है, आपको बेकार करेगा कि नहीं। तो पहले से इस इक्वेशन में हमको चाहिए ये सभी इंफॉर्मेशन, ताकि जो भी हम अभिक्रिया के समय सुरक्षा है वो बरत सकें। गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप मतलब, अवक्षेप जैसे अभी बताए हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट अगर कहीं बन रहा है जैसे तली में जो बैठ जाता है उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं, तो उसको तीर नीचे कर देंगे और यही बताता है कि प्रेसिपिटेट है ये, यानी अवक्षेप बन रहा है। अभी हम AgCl दिखाए थे, AgCl, तो उसमें क्या था, AgCl जो है प्रेसिपिटेट था। तो इतना आप लिख लीजिए इंफॉर्मेशन, यही हमको करना है, अभिक्रियाओं में दिखाना है। चलिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल ऐसे लिख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O, और ये H2O जो बनता है, इसके बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो हीट को यहाँ पे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हीट को तीर के ऊपर दिखाया जाता है डेल्टा बना करके। ये बैलेंस पहले कीजिए, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 से इधर गुणा और 2 से H2 में गुणा। अब देखिए कि इस अभिक्रिया में जो है कौन किस अवस्था में, हाइड्रोजन जो है गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, ठीक, और जो जल बन रहा है ये एक लिक्विड है, यानी ये एक क्या है, द्रव, लिक्विड बन गया। तो ये जो है इतना इंफॉर्मेशन जोड़ दिए, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हो गया, गैस, लिक्विड और ये हीट का, इतना इंफॉर्मेशन हम अभिक्रिया में ऐड कर चुके हैं। चलिए एक और अभिक्रिया का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि AgNO3 और AgNO3 प्लस KCl, जब ये अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, AgCl प्लस KNO3, ये जो है प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये जो है प्रेसिपिटेट बन जाता है। और ये प्रेसिपिटेट कैसा होगा, पाउडर जैसा होगा, तभी तो बैठा होगा, यानी सॉलिड भी है, तो इसको सॉलिड भी लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हैं। ये एक्वस है, यानी कि ये घोल है, ये क्या है बाबू, घोल है। इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना है, अभी आप देखे होंगे, अभी हम बैलेंसिंग के लिए ये आपको दिए थे, थोड़ा सा हम मिटा के इसको साइड में लिखते हैं ताकि हम इसमें लिख सकें कि ये घोल है AgNO3, ये क्या है, एक्वस है, एक्वस है। ये KCl भी क्या है, तो KCl भी एक्वस है, एक्वस मतलब पानी का घोल है, यार Ag कहाँ लिख रहे हैं, एक्वस है, यानी कि पानी का घोल है। और पोटेशियम नाइट्रेट जो बना है ये भी क्या है, ये भी जो है एक्वस है,
ये भी एक गैस। तो इन सभी चीज़ों को हम इसको भी अब इसमें इंक्लूड कर चुके हैं, समझ रहे हैं, इसको भी इंक्लूड कर चुके हैं। अब क्या इंक्लूड करना है, चलिए थोड़ा सा तीसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख लेते हैं जिसमें हम सॉलिड वगैरह को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि Na, जैसे Mg लीजिए, Mg प्लस O2, Mg प्लस O2, ये हमको देगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस इधर से 2 लगा करके बैलेंस कर दिया जाता है, 2 लगा करके बैलेंस, आपको सिखा चुके हैं, अभी सिखाए थे। मैग्नीशियम जो एक धातु है यानी सॉलिड है, ये ऑक्सीजन जो है एक गैस है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ये भी सॉलिड ही बनेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे सॉलिड को हम इंक्लूड कर लिए। अब अभिक्रिया में उत्प्रेरक वगैरह कहीं आएगा तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट को भी इंक्लूड कर चुके हैं हम। अब गैस वाला एक बचता है जिसमें एक अभिक्रिया आप ले सकते हैं, अभिक्रिया आप ले सकते हैं कौन सा, सोडियम को जब जल में डुबोया जाता है, सोडियम को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बन जाता है क्या, सोडियम ऑक्साइड Na2O, और प्लस H2 गैस निकल जाता है, H2 गैस निकल जाता है। तो ये गैस के निकलने की प्रक्रिया भी होगी, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये जानते हैं सॉलिड बनेगा, ये गैस बनेगा, गैस जो है निकल गया। तो ये अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें हम सारा चीज़ लगभग इंक्लूड कर चुके हैं, ये भी इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड हो गया। और कहीं अगर उत्प्रेरक आएगा, इसे आपके सिलेबस में बहुत कम आएगा, कहीं कहीं आता है, जैसे कि क्लोरोफिल आता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण में लाइट आ गया, अब थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बहुत तेज़ी के साथ, कहाँ से कि अब लाइट आ गया, अभी तक तो गर्मी हो रहा था। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, तो आगे पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा अब हमको क्या क्या सूचनाएं मिल रही हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा अब हमको क्या क्या सूचनाएं मिल रही हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए, संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं। संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं, दी जाने वाली सूचनाएं, क्या क्या हमको सूचनाएं मिल रही हैं इस संतुलित रासायनिक समीकरण से। पहला, संतुलित रासायनिक समीकरण हमें अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों और उत्पादों के बारे में बताता है। अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों और उत्पादों के बारे में बताता है। कौन कौन से अभिकारक लिए हैं, कौन कौन से उत्पाद बने हैं, ये सभी चीजें बताता है। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिए हैं, जल बना है। उत्पादों के बारे में बताता है, उत्पादों के बारे में बताता है तथा उनके अवस्था के बारे में भी बताता है, उनके अवस्था के बारे में भी, अवस्था के बारे में भी, ठीक, इन दोनों चीजों के बारे में ये बताता है संतुलित रासायनिक समीकरण। जो अभी हम सुधार चुके हैं उसी के बारे में बता रहे हैं। यह हमें अभिकारकों तथा उत्पादों के सूत्रों के बारे में भी बताता है। जैसे कि H2 क्या है, हाइड्रोजन का सूत्र है, और ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन का सूत्र है। ये बन रहा है जल, तो ये अभिकारक और उत्पाद के सूत्रों के बारे में भी बताता है। यह अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों के बारे में भी बताता है, सूत्रों के बारे में भी बताता है, ठीक, सूत्रों के बारे में भी बताएगा। और क्या क्या बता दिया, अवस्था बता दिया, सूत्र के बारे में बता दिया। तीसरा चीज ये हमको क्या बताएगा, यह अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या को भी बताता है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभिकारक में H2 प्लस O2 गिव्स H2O। जब इसको बैलेंस कर देते हैं तो इसको बैलेंस करते हैं तो इधर 2 से गुणा कर देते हैं, इधर भी 2 से। तो इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन का 2 अणु है और परमाणु कितना है? 4 है। देखिए जो आगे लिखा होता है वो अणु की संख्या को बताता है और जो गुणा करके हमको मिलता है 2 गुणे 2, ये क्या मिलता है? परमाणुओं की संख्या। तो ये जो है हाइड्रोजन के परमाणु अणु की संख्या को भी बता रहा है। और यहाँ से देखिएगा तो ऑक्सीजन का 1 अणु है और जबकि 2 परमाणु है। ऐसे ही जल का यहाँ पे 2 अणु है जबकि इसमें परमाणुओं की संख्या 2 दूना 4 और 2 6 परमाणुओं की संख्या है। समझ में आ रहा है? तो ये अभिकारक तथा उत्पाद के अणु तथा परमाणुओं की संख्या को भी बताता है। यह अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या के बारे में बताता है। परमाणुओं की संख्या के बारे में बताता है। ठीक, अणु और परमाणु की संख्या के बारे में भी बताता है। यह अभिकारकों तथा उत्पादों के द्रव्यमान के बारे में भी बताता है। द्रव्यमान कितना है ये भी बता देगा। जैसे ये एक होता है मोल कंसेप्ट, इससे समझ में आएगा आपको, बस ये रटना पड़ेगा हल्का सा। देखिए H2 प्लस O2 गिव्स H2O। एक ही एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके। इसमें जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है आप इसे पढ़े होंगे, एक होता है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। यहाँ पे 2 दूना 4 यानी कि इसका द्रव्यमान 4 ग्राम है। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 दूना 32 यानी ये 32 ग्राम है। समझ में आ रहा है? ये देखा जाए तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया 32 और 4 36 ग्राम। कैसे? देखिए हाइड्रोजन 4 है, 2 दूना 4 ग्राम में ये हो गया और 16 दूना 32, ऑक्सीजन 2 है यानी 16 दूना 32 और 4 36 ग्राम। तो 36 ग्राम ऑक्सीजन ये जल इधर बना है। तो ये अभिकारक और उत्पाद की द्रव्यमान के बारे में भी बताता है। यह अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान के बारे में बताता है। ठीक, अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान के बारे में भी बताता है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का भी पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। यहां से लिख देते हैं द्रव्यमान संरक्षण, चलिए शुरू से लिखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। नियम का पालन करता है। ठीक, करता है, करता है। अगला, यह अभिकारकों तथा उत्पादों के ग्राम परमाणु तथा ग्राम मोलों की संख्या के बारे में बताता है। ये क्या होता है ये आपको 11th में मिलेगा। तो इसको यहाँ पे इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। ठीक, इतना ही काफ़ी है। 5 पॉइंट हम लिखवा दिए कि ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको देता है। यह कभी कभी अभिक्रिया में प्रयुक्त ऊष्मा दाब उत्प्रेरक आदि के बारे में भी बताता है, जो हम इंक्लूड किए हैं। जैसे कि क्या लिख सकते हैं इसमें 6वां, यह अभिक्रिया में प्रयुक्त ऊष्मा दाब, कभी कभी दाब को भी ऊपर तीर के ऊपर लिख दिया जाता है, उत्प्रेरक आदि के बारे में भी बताता है। आदि के बारे में भी बताता है। फिर से लाइट चला गया। ठीक, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कमियों के बारे में समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण के जो सीमाएं हैं वो क्या हैं, कमी जो है क्या है। अभी भी इसमें कमी रह गई जो कि हम सुधार नहीं कर सकते हैं। इस समीकरण में अभी भी कमियां रह गई जो कि हम सुधार नहीं कर सकते हैं। और वो कमियां क्या हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण की कमियां, हेडिंग लगाइए। हम तो इसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ से मिटा देंगे और हमारा हो जाएगा हेडिंग। ठीक, तो चलिए, संतुलित रासायनिक समीकरण की कमियां, आप हेडिंग लगाइए। संतुलित रासायनिक समीकरण की कमियां या सीमाएं।
सीमाएं, सीमाएं या कमियां, लिमिटेशन इसको बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है, जैसे देखिए ये रासायनिक समीकरण जो है ना हमको ये नहीं बता पा रहा है कि ये अभिक्रिया होगा कि नहीं। जैसे हम कहें कि ZnCl2 है पहले से और Cu है, ये जो है अभिक्रिया कर रहे हैं और बन रहा है CuCl2 और प्लस Zn, ये अभिक्रिया है। कुछ भी आप बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इसका ये एक्वस है ये सॉलिड है, ये एक्वस है ये सॉलिड है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमको लग रहा है ये अभिक्रिया हो जाएगा, लेकिन हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो ये अभिक्रिया होगा ही नहीं। जब हम जिंक क्लोराइड के विलयन में कॉपर डालेंगे तो कोई अभिक्रिया हमको देखने को नहीं मिलेगा, अभिक्रिया ही नहीं होगा, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अभी हम समझेंगे सक्रियता श्रेणी, उसमें समझाएंगे। तो ये हमको ये नहीं बताता है कि अभिक्रिया होगी कि नहीं। अगर हम ये समीकरण लिख दिए तो आपको लगेगा अभिक्रिया होगा, है कि नहीं। अगर देख के लग रहा होगा कि अभिक्रिया हो रहा है, लेकिन ये रियलिटी में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये अभिक्रिया होगा ही नहीं। तो यह हमें क्या नहीं बताता है, यह हमें अब समीकरण में अभिक्रिया, या हमें क्या कर रहे हैं यार, या हमें ये नहीं बताता है कि यह अभिक्रिया प्रायोगिक तौर पे होगी कि नहीं। यह हमें यह नहीं बताता कि यह अभिक्रिया, बस समीकरण में ही अभिक्रिया हो रहा था, अभिक्रिया प्रायोगिक तौर पर होगी या नहीं। ठीक, ये हमको नहीं बताता है। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि ZnCl2 प्लस Cu गिव्स CuCl2। हमारा राइटिंग थोड़ा सा गंदा हो रहा है, कैसे कि हम बहुत तेज़ी के साथ लिख रहे हैं। Zn ये अभिक्रिया नहीं होगी, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ये अभिक्रिया कब होगी, जब CuCl2 रहेगा और Zn रहेगा तो अभिक्रिया हो जाएगी, ZnCl2 बन जाएगा प्लस Cu यानी कॉपर बन जाएगा। ये अभिक्रिया सही है। ठीक, तो ये अभिक्रियाएं हो सकती हैं। उसके बाद ये अभिक्रिया के वेग या दर के बारे में भी हमको जानकारी नहीं देता है। इसका मतलब क्या है, इसको पहले लिख लीजिए। यह अभिक्रिया के वेग या दर के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। अब कहेंगे कैसे, देखो नहीं देता। हम कहेंगे बाबू ले लो Fe प्लस O2 प्लस XH2, और जब ये अभिक्रिया होगी तो बनेगी Fe2O3 इंटू XH2, ये बनेगा। ये अभिक्रिया तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ये अभिक्रिया होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। लाइट आ गया, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। इसको होने के लिए कहेंगे कि लोहा मुरझाता है, लोहा का मुरझा लगने का जो अभिक्रिया यही है। अब कहेंगे लोहा मुरझा जाता है 5 मिनट में, ऐसे नहीं हो सकता है ना, कम से कम 10 दिन 15 दिन लगना चाहिए, तब जाके लोहा मुरझाएगा। तो वही लोहा जो मुरझा खाता है, जो लोहा संक्षारित होता है, उसी की ये अभिक्रिया है। और ये अभिक्रिया हमको देख के नहीं पता चल रहा है कि ये अभिक्रिया कितने देर में होगा। ऐसे ही हम लिख दें H2 प्लस O2 गिव्स H2। ये जो अभिक्रिया है ये तुरंत हो जाएगी, जैसे हाइड्रोजन को जलाएंगे तुरंत जल बनने लगेगा। तो ये इसके बारे में नहीं बताते कि यह अभिक्रिया कितना तेज चल रहा है। यह अभिक्रिया बहुत तेज चल रहा है, यह अभिक्रिया धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। तो यह अभिक्रिया के वेग के बारे में भी नहीं बताता या दर के बारे में भी नहीं बताता, यही है। ठीक, तो ये रहे इसके लिमिटेशन।